हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी फिजिक्स का पार्ट नंबर 27, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा आर्मी टेक्निकल एनए के लिए दोस्तों भौतिक विज्ञान के भाग नंबर 27। इससे पहले दोस्तों आपको 24 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। आज भी दोस्तों यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आराम से आप टॉपिक को देखें दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे सारे क्वेश्चनों को लगातार कॉपी और पेन में नोट करते रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे दिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो पहला देखिए दोस्तों क्या दिया गया है आपको, हायर फ्रीक्वेंसी और हाई पिच। और सेकंड वाला आपको दिया गया है लार्जर एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड। थर्ड वाला आपको दिया है लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर पिच, यहाँ पर लोअर होगा दोस्तों, लोअर पिच। और वैसे ही आपको दिया है डी वाला शॉर्टर एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले जान लेते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बारे में। यदि आप बात करें साउंड की दोस्तों, यदि आप कोई साउंड यहाँ पहले साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि क्या है दोस्तों, एक प्रकार की वेव होती है यानी तरंग होती है जो कि माध्यम में ट्रेवल करती है, यानी कि किसी न किसी मीडियम में ही ट्रेवल कर पाती है। यदि आप देखें दोस्तों एक वेव का इनिशियल फॉर्म देखें तो शुरुआत दोस्तों आप इस वाली पोजीशन से करते हैं। इसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इसको आप साम्य अवस्था कहते हैं एक प्रकार से। और यहाँ से दोस्तों जो वाइब्रेशन होते हैं ऊपर नीचे को, ये आपकी क्या है, एक प्रकार से वेव के साइकिल हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप बात करें जो ये आपके साइकिल दिख रहे हैं, यदि आप बात करें फ्रीक्वेंसी की, यानी कि यदि आप आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति कहती है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, यानी कि आप कह देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। इसी को दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि आप साइकिलों के यहाँ पर नंबर गिनेंगे प्रत्येक यहाँ पर यूनिट टाइम में, यदि आप यूनिट सेकंड लें या फिर आप यूनिट का मिनट लें, जो भी लेंगे, तो उसमें जितने भी साइकिल होंगे वही दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वैसे आप एम्पलीट्यूड की बात करें, आपने यहाँ पे देखा ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोस्तों जितना भी वाइब्रेशन ऊपर नीचे होता है उसी को आप आयाम कहते हैं, यानी कि उसी को आप क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक का जो ये पीक से लेके इक्विलिब्रियम तक की जो डेस्टिनेशन होगी, यही दोस्तों क्या कहलाएगी, यही कहलाती है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो एम्पलीट्यूड होता है एक प्रकार से ये साउंड की लाउडनेस को बताता है, यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही दोस्तों साउंड क्या होगी, ज़्यादा लाउडर होगी। और वैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों ये बताती है पिच को, यानी कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा दोस्तों पिच होगी। यहाँ पर आप देखिए यदि आप पिच को देखें, पहले आप यहाँ पर दो साउंड ले लेंगे, दोनों का आपने डायग्राम लिया, तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों आपका सेकंड वाले में ज़्यादा साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पर मोर है एज कंपेयर टू हेयर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों हायर फ्रीक्वेंसी, तो आपका यहाँ पर क्या दिखाया गया, हायर पिच, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी दोस्तों तो पिच भी आपकी ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला वाला राइट हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच और लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच। अब बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड कहता है दोस्तों, यदि आपने यहाँ पर दो प्रकार की साउंड ली, एक ये हो गई और एक आप यहाँ पे वाली ले लें, तो आप क्लियर देखते हैं यहाँ पर ज़्यादा ये दोस्तों क्या है, लॉन्गर एम्पलीट्यूड है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है दोस्तों लॉन्गर है। तो लॉन्गर होगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो होगा साउंड का एक प्रकार से, या फिर आप कह सकते हैं जो साउंड का लाउडनेस होगी जो, वो दोस्तों क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लाउडनेस कहें या वॉल्यूम कहें, वॉल्यूम या फिर आप कह सकते हैं लाउडनेस। तो यहाँ पर दोस्तों लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी यहाँ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप देखते हैं ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है लार्जर एम्पलीट्यूड तो लाउडर साउंड होगी, लेकिन आपको डी वाले में दिया दोस्तों शॉर्टर एम्पलीट्यूड और लाउडर साउंड, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आप डी वाले में टिक कर देंगे, डी वाला दोस्तों आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल, यानी कि आपको बताना है व्हेन डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मीडियम इज इंक्रीज देन स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जानते हैं साउंड आपकी मीडियम में चलने वाली होती है। यदि आप यहाँ पे एयर का मीडियम लें, यहाँ पर आपने ले लिया है मीडियम के तौर पे एयर को, या फिर आप कहें गैस को आपने लिया है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई साउंड चल रही है। यदि आप दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी को बढ़ा दें, डेंसिटी बढ़ाने का मतलब है आपने सघनता को बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा दोस्तों, साउंड को जाने में क्या होगा, आपको बताना है कि साउंड की स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर याद होना चाहिए साउंड की स्पीड और जो डेंसिटी होती है उसमें रिलेशन, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड। ये दोस्तों केवल गैसियस के लिए होगा, तो ये गैसियस फॉर्म में आपका रिलेशन लगेगा। ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, यानी कि जो माध्यम का जो घनत्व होता है दोस्तों, वेलोसिटी के क्या होता है, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली होता है, यानी कि एक प्रकार से आप कहेंगे वर्गमूल के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप डेंसिटी को बढ़ा देंगे दोस्तों तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे। वैसे आप टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो टेम्परेचर बढ़ाने में आप जानते हैं जो मीडियम होगा वो ज़्यादा फैलेगा टेम्परेचर बढ़ाने में। तो टेम्परेचर बढ़ाने में दोस्तों साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको दिखता है बी वाला। और वैसे आप टेम्परेचर वाले केस में आप देखेंगे तो टेम्परेचर वाले केस में दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व उस वस्तु के घनत्व के साथ डैश का अनुपात है, यानी कि आपको बताना है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस एंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बताना है रिलेटिव डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, आपको मालूम होगा डेंसिटी यानी कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, जो भी माध्यम का यहाँ पे मास होता है डिवाइड कर देते हैं आप वॉल्यूम से, तो यही डेंसिटी कहलाती है, यानी कि घनत्व कहलाता है। अब यदि आप बात करें दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी की, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है दोस्तों, माना यहाँ पर आपने लिक्विड लिया, ये आपके पास में लिक्विड है, और यहाँ पर दोस्तों कोई सबस्टेंस यहाँ पे लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट आपने ली जो कि पानी में दोस्तों यहाँ पर रखी गई है, यानी कि लिक्विड में तरल में रखी गई है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी होगी दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर आप कहें लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड लिया गया है लिक्विड, तो ये आपका यहाँ पर होता है। यानी दोस्तों यदि आप लिक्विड की डेंसिटी को डी मान लें कैपिटल वाला और सबस्टेंस की डी मान लें स्मॉल वाला, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसको आप डी डैश कह सकते हैं, इक्वल टू दोस्तों डी अपॉन डी होती है। इसको आप याद रखेंगे, यही दोस्तों क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। यदि आप इसका यूनिट देखें तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार से ये समान राशियों का ही दोस्तों अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप डी के मान को देखें दोस्तों, डी का मान यहाँ पे 3 हो सकते हैं, डी डैश के मान, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी के 3 मान हो सकते हैं, 1 या ग्रेटर 1 या लेस 1। यदि आप दोस्तों बराबर की बात करें, जहाँ पे डी और डी बराबर होंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड की डेंसिटी है बराबर है सबस्टेंस की डेंसिटी के। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या करती है, ऑब्जेक्ट सस्पेंड करती है, यानी कि लिक्विड में दोस्तों जहाँ भी रखी रहेगी वहाँ पे एक प्रकार से वो सस्पेंडेड रहेगी, यानी कि स्थिर रहेगी। वैसे आप सेकंड वाले केस को देखें, यहाँ पर 1 जो डेंसिटी है 1 से बड़ी है, लार्जर है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो डी का मान होगा यानी सबस्टेंस की डेंसिटी जो होगी लिक्विड की डेंसिटी के ज़्यादा होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों,
ऐसे केस में यहाँ पर जो वस्तु होगी वो सिंक कर जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। वैसे आप यहाँ पर थर्ड वाला केस देखें, यदि डेंसिटी को आप घटा दें दोस्तों, 1 से कम कहते हैं, यानी कि ऐसे वाले केस में होगा आपका डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमेशा ही फ्लोट करेगी, यानी कि वहाँ पे तैरने लगेगी। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर आप दोस्तों इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको दिखता है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। लिक्विड की डेंसिटी के साथ में दोस्तों जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है उसी के रेशियो को आप कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध, यानी कि आपको पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर जो होते हैं दोस्तों, यानी आप इनको कहते हैं अर्धचालक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप कंडक्टिविटी के आधार पर देखें, कंडक्टिविटी के आधार पर यानी चालकता के आधार पर देखें, तो मेनली 3 सबस्टेंस होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं नॉन कंडक्टर, एक होते हैं दोस्तों सेमी कंडक्टर। इनको आप नॉन कंडक्टर या फिर आप इंसुलेटर कह सकते हैं, यानी एक कुचालक होते हैं, ये चालक होते हैं, और ये दोस्तों अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक जो होते हैं दोस्तों दोनों के बीच में आते हैं, यानी कि बहुत ही कम चालन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों दीज आर पार्शियली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आंशिक रूप से एक प्रकार से कंडक्टिविटी करते हैं, तो आप कहेंगे पार्शियली कंडक्टर होते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा चालन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके आधार पर यदि आप देखें, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं दोस्तों, यानी कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सेमीकंडक्टर में, माना एग्जांपल के तौर पर आप ले लें दोस्तों यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड को। यदि आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो बीच की लेयर होती है, बीच की लेयर आपकी पतली हो जाती है, और इससे और भी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि एक प्रकार से ब्रेक डाउन होता है, तो इससे दोस्तों ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। यानी कि करंट बढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होगा वो दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। यानी आप कह देंगे सेमीकंडक्टर के केस में दोस्तों जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। यदि आप बात करें दोस्तों कंडक्टर के केस में या नॉन कंडक्टर के केस में, वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ में जो प्रतिरोध का मान होता है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। तो आप उसको भी याद रखेंगे, ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी चालक के प्रवाहित आवेशों की दर को डैश कहते हैं, यानी कि आपको बताना है रेट ऑफ चार्जेस पासिस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड। यहाँ पे माना दोस्तों आप कोई कंडक्टर ले लें, इससे यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो करते हैं टी टाइम में, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है रेट ऑफ चार्जेज फ्लो इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, क्यू अपॉन टी होगा, यानी आवेश बट्टा समय होगा, और ये आपका होता है ई, यानी इसको आप कहते हैं ई कहें या फिर आप आई कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट होती है, यानी कि वैद्युत धारा होती है। यानी कि दोस्तों वैद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी वाला दिखता है करंट, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। वैसे ही दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यदि आप ये आई इक्वल टू कहते हैं क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरुत्व द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल है, यानी कि आपको बताना है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी इज। माना आपके पास में कोई एम मास का, यानी कि एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, इस पर ग्रेविटी के द्वारा दोस्तों, यानी कि जी ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एम जी होगा, यानी कि मास इंटू
ग्रेविटी हो जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों एम जी इक्वल टू क्या होता है, वेट होता है, यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है दोस्तों मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। तो एम जी जो होता है दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है, फोर्स ही होता है, और इसीलिए इसका मात्रक जो होता है यानी कि जो यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों वेट में यानी कि भार में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको बताना निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला आपको दिया स्पीडोमीटर, व्हीकल स्पीड, ये दोस्तों आपको इंस्ट्रूमेंट दिए हैं और यहाँ पर आपको दिया क्वांटिटी। पहला आपको दिया है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है दोस्तों, ये मेज़र करता है जो व्हीकल होती हैं यानी कि जो वाहन होते हैं दोस्तों उनकी स्पीड को। तो पहला आपका राइट दिखता है। सेकंड वाला आपको दिया गैस मीटर। गैस मीटर ये क्या कार्य करता है दोस्तों, गैस मीटर कार्य करता है मेजर एनर्जी बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम या डेंसिटी ऑफ गैस का दोस्तों इस्तेमाल करने के बाद में आप इसके माध्यम से क्या मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं यानी कि एनर्जी को दोस्तों मेजरमेंट करते हैं। तो सेकंड वाला आपका गलत है, यहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ गैस दिया है, तो ये आपका दोस्तों रॉन्ग है। अगला देखता है आपको टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या कार्य करता है दोस्तों, टैकोमीटर जो होता है ये दोस्तों एक प्रकार का जो रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल आप जानते हैं जो एक मोटर का जो मोशन होता है, एक प्रकार से आपने देखा होगा मोटर को गोल गोल घूमती है, तो इस प्रकार का मोशन दोस्तों क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो इसकी स्पीड को दोस्तों, स्पीड को मापने के लिए आप टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगला आपको दिखता है डायनामोमीटर। जो डायनेमोमीटर है दोस्तों यह एक प्रकार से जो टॉर्क होता है, यानी जो एक प्रकार से घूर्णी बल होता है दोस्तों, टॉर्क को मेजर करता है और फोर्स को मेजर करता है, और साथ में दोस्तों पावर को भी यानी कि शक्ति को भी दोस्तों मेजर करता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है देखिए फोर्स और टॉर्क, तो ये भी आपका राइट है, तो आप सेकंड वाले में टिक कर देंगे, ये आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब वस्तु पर आरोपित बल हटाया जाता है तो यह पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो इससे कहते हैं, यानी कि आपको पूछा गया है व्हेन एन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड बॉडी रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड। आपने दोस्तों एक प्रकार से सॉलिड जो होते हैं यानी कि जो ठोस होते हैं दोस्तों उनके मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक गुणों में दोस्तों एक चीज देखी होगी, कुछ आपने सॉलिडों को देखा होगा, यदि आप देखें दोस्तों उनको, आप यदि उन पर फोर्स अप्लाइड करें यानी कि फोर्स आप एक्सर्ट करें, उन पर लगाएं दोस्तों, तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके डिफॉर्म होते हैं, यानी कि इनका शेप बदलता है या साइज बदलता है, और बाद में जब आप हटा देते हैं फोर्स को यानी कि रिमूव करते हैं, दोबारा से अपने ही साइज पे और शेप पे दोस्तों ये चले आते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं आपको बताना है। ये दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, इसको आप कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि आप इसको कहते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपने रबर की गेंद को देखा होगा, यदि आप पचकाते हैं और बार बार अपने ही पूर्व वाले शेप में आ जाती है जब आप फोर्स को हटाते हैं, तो इसको आप कहेंगे इलास्टिसिटी। ये दोस्तों एक प्रकार से आपको ठोसों में देखने को मिलती है। एक होती है दोस्तों प्लास्टिसिटी। क्या होती है प्लास्टिसिटी, ये दोस्तों एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं अप्रत्यास्थ, यानी कि यहाँ पर आप जब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो दोस्तों अपने पूर्व वाले शेप में या साइज में नहीं आ पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि देखें, आप कोई टीन की बॉल लें दोस्तों, यदि आप टीन की आप कोई बॉल लें और उसको आप पचका दें तो दोबारा से अपने पूर्व वाले शेप में नहीं आ पाएगी, तो इसी को आप दोस्तों क्या कहते हैं प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, जो आपको पूछा गया है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है, इलास्टिसिटी आप कह देंगे। वैसे आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन को यदि आप जानना चाहें, जो स्ट्रेस होता है दोस्तों ये आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि आप ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स आपने लगाया एरिया ए पे, तो एफ अपॉन ए इक्वल टू दोस्तों आपका स्ट्रेस होता है।
यानी एक प्रकार से आप प्रेशर ही कह सकते हैं, क्योंकि दाब बराबर भी आपका बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एक प्रकार से दोस्तों ये जो स्ट्रेस होता है ये आपका प्रेशर ही होता है। और वैसे आपको स्ट्रेन दिया है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन यानी कि दोस्तों आप इसको विकृति कहते हैं या फिर आप तनाव कह सकते हैं। आपने माना दोस्तों एल लंबाई का कोई वायर ली और आपने इसको खींचने के बाद में आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और आपने इसको लेंथ को बढ़ा के एल कर दिया। माना जो आपने लेंथ बढ़ाई है दोस्तों वो आपकी डेल्टा एल है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी लेंथ में जो चेंज हुआ है उसको आप निकालने के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रेन का, यानी कि विकृति का करते हैं। डेल्टा एल अपॉन एल दोस्तों आपका है स्ट्रेन, यानी कि जो बढ़ी हुई लेंथ है उसमें यदि आप ओरिजिनल लेंथ को डिवाइड कर दें तो आपको मिलता है यहाँ पर स्ट्रेन। तो ये आपका यहाँ पर स्ट्रेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिखता है? बी वाला दिखता है, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। यहाँ पर राइट आपका बी वाला हो जाएगा। और आप इनको भी याद रखेंगे, इनके आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे दोस्तों, और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे और भी समझ में आते हैं आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।